हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 12th भौतिकी विज्ञान की एक सीरीज दी जा रही है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए होने वाली है। ये सीरीज आपका हिंदी मीडियम में है और इसके पैरेलल में एक और सीरीज आपकी है जो कि आपकी कैसी है, इंग्लिश मीडियम में है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की सेपरेट सीरीज चल रही है। ये इसका डे 6 है। इसके पहले हम लोग डे 5 तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं और डे 5 तक हम फर्स्ट ही चैप्टर को डिस्कशन कर रहे थे। आज ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो इकाई फर्स्ट है हमारा, इकाई 1 में हमारा स्थिर विद्युत और इसके अंदर हमारे दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 1 है और एक चैप्टर नंबर 2 है। तो जो अध्याय नंबर 1 है वो है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हमने टोटल 6 डेज में कवर किया हुआ है और ये उसका आज लास्ट डे है। आज ये हमारा डे 6 में क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो पहला टॉपिक है हमारा घन कोण। क्या है? घन कोण। अगर आपको याद होगा तो 11th क्लास में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो हमारे जैसे राशि होती हैं वो हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होता है मूलभूत राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। फिर मूलभूत राशियों में हमने एक और ऐसा पढ़ा था कि हमारी क्या होती हैं, पूरक राशि, जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री हमारी राशि थी उनमें हमने दो पढ़ा था कि एक होता है हमारा कोण और दूसरा होता है हमारा घन कोण। ये वही घन कोण है। तो घन कोण क्या होता है? किसी बिंदु पर सतह द्वारा बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। जब भी कोई कोण हमारा 3D में बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, घन कोण। जैसे कोण जनरली हमारा क्या होता है, तो ये हो गया हमारा कोण, ठीक, ये सतह कोण या कोण हो गया। घन कोण क्या होता है, तो ये आप देख पा रहे होगे कि ये किसी भी अगर एरिया से बने, जैसे यहाँ पे एक एरिया है, इसके सारे लाइनों को हम ऐसा ज्वाइन करें, पीछे वाली लाइनों को भी हम ज्वाइन करें, तो यहाँ पर जो ये हमारा कोण बनेगा वो कौन सा होगा, घन कोण होगा। आप देख पाते हो कि जो बर्थडे कैप वाला होता है या जो आइसक्रीम का कोण होता है उसके नीचे जो कोण बनता है वो कैसा होता है, घन कोण होता है। तो घन कोण का हमारा जो फॉर्मूला होता है, घन कोण को हम डेल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से। डेल एस मान लो ये जो हमारा पूरा एरिया है इसका क्या है, तो ये एरिया को हम लोग मान ले रहे हैं कितना है, डेल एस है। ये पूरा एरिया क्या है, तो ये हमारा डेल एस है। इस डेल एस के कारण जो भी हमारा कोण बनेगा तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो इन दोनों के बीच में मान लो थीटा कोण है, तो यहाँ पे हमारा घन कोण क्या बनेगा, तो ये बनेगा डेल ओमेगा इक्वल टू डेल एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल ओमेगा इक्वल टू होता है डेल एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन ये डेल ओमेगा है मतलब स्मॉल एंगल है। जैसे ही हम लोग ऐसा देखते हैं कि 2D में ये जब हम कंप्लीट एंगल लेते हैं तो ये बनता है हमारा 2 पाई यानी 360 डिग्री। वैसे ही अगर 3D में हम घन कोण लेते हैं तो ये पूरा बनता है हमारा 720। कितना होता है, 720, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 पाई। तो ये लिखा है किसी बंद सतह द्वारा बंद सतह के अंदर स्थित एक बिंदु पर आंतरिक घन कोण सदैव कितना होगा, 4 पाई, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। जो हमारा 2D में होता है उसको हम बोलते हैं रेडियन और जो हमारा 3D में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। तो इस कोण का मान क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन होगा जब हम कंप्लीट सतह के लिए कर लेंगे तो, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बस आपको घन कोण में इतना ही याद रखना है कि घन कोण हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा डेल ओमेगा और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी डेल एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। क्या, गॉस थ्योरम, जिसको हम गॉस प्रमेय बोलते हैं। तो गॉस प्रमेय हमारा क्या होता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक नियम प्रतिपादित किया था जो किसी बंद सतह के माध्यम से विद्युत प्रवाह और उसके अंदर मौजूद नेट चार्ज के बीच संबंध को क्या करता है, स्थापित करता है और दर्शाता है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का नियम या गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो गॉस प्रमेय हमारी क्या होती है, तो किसी भी, जैसे ये कोई सा आवेश है, इसको अगर हम बंद सरफेस के अंदर रखेंगे तो टोटल कितना आवेश होगा ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक। गॉस नियम के अनुसार क्या होता है, तो किसी भी बंद सतह के माध्यम में शुद्ध प्रवाह उस बंद सतह के अंदर मौजूद शुद्ध आवेश का 1 अपॉन में एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी फाई हमारा कितना हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। और फाई ई तो ये हम पहले ही पढ़ चुके, क्या होता है, ई डेल एस होता है या फिर ई डेल एस कॉस थीटा होता है। तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट डेल एस या ई डेल एस कॉस थीटा,
ये जो आप देख रहे हो ऐसा सिंबल, ये होता है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन, यानी सतह समाकलन का होता है। तो ये हमारी पूरी सतह के लिए होता है। ये जैसे ही हम लोग इसको कर रहे हैं तो अभी हमें इसके डेरिवेशन की जरूरत होगी, तो मैं थोड़ा सा स्पेस आप मतलब इसके लिए डेरिवेशन के लिए जनरेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्पेस हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गॉसियस प्रमेय का या गॉस थ्योरम का क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेशन करेंगे। ठीक, जो हमारी गॉस थ्योरम है वो क्या है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गॉस थ्योरम हमारी क्या होती है। तो ये गॉस थ्योरम हो गई हमारी, जो कि क्या होता है 1/ε टाइम होता है आवेश के, यानी आवेश के 1/ε गुना होता है। तो अब गॉस थ्योरम जैसे ही हम करेंगे तो हम जानते हैं जो हमारा फ्लक्स होता है डेल फाई ई, ये कितना होता है, तो डेल फाई ये होता है हमारा ई डॉट डेल एस कॉस थीटा। ये हम पहले ही पढ़ करके आ रहे हैं। इससे पहले वाले अगर आपने डे 5 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स हमारा क्या होता है, या विद्युत फ्लक्स डेल फाई बराबर होता है ई डेल एस कॉस थीटा। जैसे ही हमारा इतना हो गया, अब मैं इसका क्या करूंगा, पूरे के लिए सरफेस इंटीग्रेशन करा दूंगा। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रेशन डेल फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये भी सरफेस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई डॉट डेल एस कॉस थीटा। जैसे ही ये आ गया तो मैं डेल फाई का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है हमारा फाई ई, क्या होता है फाई ई का यहाँ पे मान रखूंगा तो ई बराबर क्या होता है 1/4πε0, और ये होता है q अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में ये आ जाएगा हमारा डेल एस कॉस थीटा। ठीक, इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये फाई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सरफेस इंटीग्रेशन। तो इसमें से 1/4πε0 बाहर आ जाएगा और q भी बाहर आ जाएगा। तो बाकी का क्या बचेगा, बाकी का बचेगा डेल एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के हम लोग चलें तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख करके आ रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा घन कोण डेल ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डेल एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, डेल ओमेगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा q अपॉन में 4πε0 और सरफेस इंटीग्रेशन किसका, डेल ओमेगा का। और जैसे ही हम पूरे के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका एंगल कितना आ जाता है 4π, कितना आता है 4π। तो फाई ई बराबर हमारा आ जाएगा q अपॉन में 4πε0 और मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा 4π। 4π से 4π कट जाएगा, यानी जो हमारा फ्लक्स निकल करके आया किसी भी बंद सरफेस के लिए वो क्या होता है q अपॉन में एप्सिलॉन 0 होता है। तो ये हमारा गॉस थ्योरम का क्या था, प्रूफ था। तो गॉस थ्योरम हमारी क्या होती है, फ्लक्स फाई ई बराबर q अपॉन में एप्सिलॉन 0 होता है, या फिर इसी की जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एस, या फिर क्या लिख सकते हैं, तो फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन और ई डेल एस कॉस थीटा। तो ये हमारे गॉस थ्योरम के क्या थे, सारे फॉर्मूलास। ठीक, अभी इसमें अगर आप ऐसा पूछोगे कि सर गॉस थ्योरम की यूनिट क्या होती है, तो गॉस थ्योरम हमारा फ्लक्स है, और फ्लक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो हमारी फ्लक्स की यूनिट होती है वही सेम किसके लिए हो जाती है, गॉस थ्योरम के लिए हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गॉस थ्योरम के लिए, तो ये जो हमारा गॉस थ्योरम है वो क्या है, तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, ये किसके लिए, पूरी बंद सरफेस के लिए। ये जैसे आप डेल एस लोगे फिर इसको पूरा बंद करोगे तो इसका ये टोटल कोण बनेगा, और वो कितना बनेगा आपका 4π। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉसियन सतह, यानी गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सतह क्या होता है हमारा, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये एक बंद सतह होती है जिससे सतह पर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, और सतह के माध्यम से विद्युत प्रवाह सतह के अभिलंबन के अनुदिश होता है। तो ये क्या होता है, जैसे ये नीचे जो हमारा डायग्राम है इसको हम लोग देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में क्या होगा, ये जो विद्युत, ये जो हमारा सतह होती है, या जो गॉसियन सतह होती है, तो ये क्या होती है, ये पूरी बंद होती है, कहीं से भी ओपन नहीं होगी, ये पूरी चारों तरफ से क्या होगी, बंद होगी। तो ये कैसी होती है, एक बंद सतह होती है। साथ में इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो कैसी होगी, समान। जैसे इसके किसी भी आप बिंदु पर देखोगे तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, समान होगी। ठीक, फिर इसके गॉसियन सतह के जो यहाँ से दिशा निकल करके जाती है, तो ये गॉसियन सरफेस डेल एस की डायरेक्शन है, और ये क्या है, ई की दिशा है। ठीक, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल जाते हैं, या फिर जो हमारा सतह है इसकी दिशा क्या होती है, इसी के लंबवत होती है।
नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं, जैसे गॉस का प्रमेय किसी भी आकार की बंद सतह के लिए सत्य है। ये आपका किसी भी शेप का हो, वैसे जनरली इसको स्फेरिकल लेते हैं, लेकिन ये मैंने अनइवन इसीलिए इसको बना करके रखा है ताकि आपको समझ में आए कि गॉस का प्रमेय किसी भी बंद आकार के लिए क्या होता है, कैसी भी सतह हो आकार का तो उसके लिए क्या होता है, सत्य होता है। दूसरा क्या है, यह एक काल्पनिक सतह है। ये गॉस सतह जो आपकी होती है ये कोई सतह नहीं होती है, इसको हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक होती है और फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा है, इसे आवेश की स्थिति को कवर करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अंदर इसके क्या है, आवेश है, क्या है, यहाँ पे अंदर कोई एक आवेश रखा हुआ है, तो ये आवेश को क्या करेगा, ये इसको पूरी तरह से बंद करने के लिए बाध्य होगा। ये आवेश को क्या कर लेगा, चारों तरफ से बंद कर देगा। ठीक, उसके बाद में ही ये गॉसियन सतह के ऊपर हम गॉसियन फॉर्मूला लगाएंगे। और गॉस का रूल क्या होता है, तो जो फ्लक्स आता है वो हमारा आता है Q/ε0। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग समझने से पहले हम थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि जो हमारा अभी तक जैसे हमारा था, जैसे हमने कूलाम्स का नियम पढ़ा, तो कूलाम्स का नियम क्या होता था, एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश के बीच में जो बल या फिर जो क्या होता था, विद्युत क्षेत्र लगता था, वो हम निकालते थे। लेकिन अब गॉसियस प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे, कोई सा भी जैसे एक लंबे वायर के लिए, एक लंबे तार के लिए, एक सरफेस के लिए, एक सतह के लिए, या फिर एक गोले के लिए, स्फेयर के लिए, या फिर इस तरह से मतलब 1D या फिर 2D या फिर 3D किसी भी टाइप का हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, फिर उसके ये क्या करेगा, उसके चारों तरफ जो भी विद्युत क्षेत्र होगा या किसी एक बिंदु पर उससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस की थ्योरम का यूज करते हैं या गॉस प्रमेय का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा गॉस प्रमेय के अगर हम अनुप्रयोग देखें तो इसके टोटल 4 अनुप्रयोग है। वैसे तो बहुत सारे हैं पर हम लोग 4 ही देखेंगे। तो पहला अनुप्रयोग हमारा क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जैसे ही मैं एक अनंत लंबाई का तार लेता हूं तो ये एक अनंत लंबाई का क्या है, तार वायर है, और इसके ऊपर क्या होगा, सब जगह पे धनावेश ऐसा क्या होगा, बटा हुआ होगा। जैसे ही अनंत लंबाई का तार हो गया तो इसके चारों तरफ काल्पनिक हम क्या करेंगे, गॉस सरफेस बनाएंगे या गॉसियन सतह बनाएंगे। तो इसके चारों तरफ हमने क्या कर लिया, एक सिलेंडर ऐसा बना लिया, क्योंकि इसके हर एक बिंदु पर क्या होना चाहिए, एक जैसा। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना लिया। अब इस सिलेंडर का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे जो ये हो जाएगा डेल एस, और यहीं पर हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे। तो जैसे डेल एस है तो ये इधर ही इसका क्या आ जाएगा, डेल एस वेक्टर, और हम जानते हैं इस आवेश से लंबवत क्या जाता है, ई, तो ई और डेल एस दोनों की ये क्या होगी, दिशा एक जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं और चीजें देखूं तो ये हमारी क्या है, पहली सतह है तो इसको मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं, ये नीचे वाली दूसरी तो 2, और बाकी के इसको क्या करूंगा, 3 कंसीडर करूंगा। तो ये कौन सी सतह है, 3 वाली। तो ये हो गई हमारी पहली सतह। पहली मतलब ये ऊपर का जो सिलेंडर है ये पहला, सॉरी ऊपर का जो ये ब्रथ है ये एक हो गया, नीचे का जो ब्रथ है ये दूसरी सतह हो गई, और बाकी का इसका जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कौन सी हो गई, तीसरी सतह होगी। तो जब मैं तीनों के लिए करूंगा तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या आएगा, वो तीनों का एक एक करके जोड़ देंगे। तो जो हमारा फ्लक्स आएगा या फाई ई होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा किसके लिए, तीनों सतह के लिए। तो ये हमारा कितना आएगा, फाई ई बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई 1 यानी पहली सतह जो कि ये ऊपर वाला है, फिर दूसरी सतह तो फाई ई 2 जो कि ये हमारा नीचे वाला ये हो जाएगा, फिर साथ में आ जाएगा हमारा प्लस का फाई ई 3, तो ये हो जाएगा हमारा आगे वाला। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई 1, फाई ई 2 और फाई ई 3। जैसे ही मैं फ्लक्स फाई की वैल्यू रखूंगा तो फाई इक्वल टू क्या होता है, तो फाई होता है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एस कॉस थीटा, ये होगा। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो फर्स्ट वाला क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन E1 डेल एस कॉस थीटा 1। दूसरे के लिए करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम फाई E2 डेल एस और कॉस थीटा 2। तीसरे के लिए करूंगा तो ऐसे ये आएगा फ्लक्स फाई E3 और साथ में क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा और डेल एस कॉस थीटा 3 हो जाएगा। ठीक, जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो थीटा 1 क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि E की डायरेक्शन हमारी ये है
और इसका अगर डेल एस देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इसके लंबवत होता है, तो इन दोनों में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका θ1 क्या हो जाएगा 90, इसका θ2 ये वाली सरफेस के लिए होगा, तो ये थीटा इन दोनों के बीच में बनेगा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा 90, और इसका ये दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो थीटा क्या होगा 0। यानी ये जो हम पहले सरफेस के लिए कर रहे हैं तो इसका cos थीटा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पहले वाला e फाई इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि थीटा क्या हो गया 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0। ये दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका थीटा भी क्या है 0। पर तीसरे वाले के लिए करेंगे तो थीटा क्या है 0 और थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्स फाई ई डॉट डेल एस, और साथ में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा cos 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, अब इसके लिए जैसे ही मैं करूंगा तो ई तो कांस्टेंट है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा। डेल एस करूंगा तो इसका पूरा सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये है इसका 2 पाई आर एल, क्या है 2 पाई आर एल। जैसे ई यहां से निकालूंगा तो ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद में दूसरा मैं क्या करूंगा, तो ये जो गॉस प्रमेय है, तो गॉस प्रमेय से देखो क्या होता है, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय तो हम ऊपर पढ़ चुके, तो ये फाई ई बराबर क्या होता है, तो ये होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया समीकरण दूसरा। अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को लूं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ ले रहा हूं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, ये फाई ई की जगह पर इसकी वैल्यू रख दूंगा, यानी ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, और साथ में क्या आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0, और एल अपॉन में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। ठीक, जैसे ही हम इसको करेंगे, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे ये आर एल दोनों साथ में आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में, और साथ में इसमें आ जाएगा यहाँ पे आर एल, क्योंकि ये सारा इधर से जाएगा तो ई बचेगा, बाकी का ये सारा डिनोमिनेटर में जाएगा, और एप्सिलॉन 0 यहाँ पे पहले से ही है। और हम जानते हैं क्यू अपॉन में 0, क्यू अपॉन में एल क्या होता है, तो इसका जो हमारा सतह ये रेखीय आवेश वितरण होता है, ये हम पहले ही पढ़ करके आ रहे हैं प्रीवियस जो लेक्चर है हमारे उसमें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन में एल। तो क्यू अपॉन में एल की जगह क्या रख देंगे, तो एक मान रख देंगे लैम्डा, यानी यहां से हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ई बराबर आ जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो ये आ गया हमारा, जब एक कोई सा वायर होगा, एक कोई सा हमारा क्या है तार है, तो इसके में क्या होगा, एक सीधा तार है अनंत लंबाई का, तो इसके ऊपर जो भी हमारा क्या होगा विद्युत क्षेत्र होगा इसके बाहर किसी भी पॉइंट पी पर जो इससे आर दूरी पर है, तो उसके लिए हमारा ई क्या आएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक, तो ये हमारा अनंत लंबाई के लिए क्या था, इसका गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं, तो दूसरा हमारा क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जब एक समान के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, तो जैसे ये मान लो हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा समतल, ये क्या होगा समान, इसके अंदर एक छोटा सा एरिया हमने ये ले लिया, ये हो गया डेल एस। पर डेल एस से जैसे आप कोई सा भी एक समतल ले लो, मान लो मैं इस तरह से ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो ये हो गया हमारा क्या, एक कॉपी है, आप देख पा रहे हो ये समतल है, तो इस समतल के एक में इधर अगर कोई छोटा सा एरिया ले लूँ, तो ये पेन इसके लंबवत इस तरफ है, और सेम ऐसे ही पीछे की तरफ भी क्या होगा, एक ऐसी लंबवत है, तो इसका छोटा सा एरिया क्या होगा, एक आगे की तरफ जाएगा और एक पीछे की तरफ जाएगा। तो ये इसका क्या है, एक तरफ आगे की तरफ जा रहा है और एक पीछे की तरफ, तो इसकी टोटल सरफेस जो बनेगी, तो क्या बनेगा, एक इसको चारों तरफ पैक करते हुए क्यूबॉइड बनेगा, क्या बनेगा क्यूबॉइड बनेगा। तो जैसे ये हमारा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं घनाभ बनेगा, क्या बनेगा घनाभ बनेगा। अब ये घनाभ में जो इसकी ये लंबवत है, तो ये केवल एक ये वाली सतह और एक ये वाली सतह वैलिड है, बाकी की सब में थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, तो बाकी की चारों में जो थीटा 90 होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा हमारा फाई ई बराबर आ जाएगा, एक ये पहली सरफेस, ये दूसरी, दोनों एक जैसी हैं, तो ये आ जाएगा 2 और ई आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जब मैं करूंगा तो ये दोनों एक जैसी आएंगी, तो 2e और क्या होता है हमारा डेल एस। जैसे फ्लक्स हमारा क्या होता है, ई डेल एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा तो 90 है तो 0 हो जाएगा, दो सतह है तो 2e डेल एस आ जाएगा, और साथ में इसका क्या होगा सरफेस इंटीग्रेशन।
ठीक, मान लो इसका पूरे का एक सतह का इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया ए आता है, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2e a। ठीक, अब ये होगी हमारा पहला समीकरण। अब गॉस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं, तो गॉस प्रमेय क्या कहती है, तो गॉस प्रमेय के हिसाब से फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, तो ये विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाता है q अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ रखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो ये 2e a बराबर q अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो e बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा q अपॉन में 2a एप्सिलॉन 0। देखो जब भी आप गॉस प्रमेय को पढ़ोगे, इसके गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ोगे, तो आपको आवेश वितरण जरूर आना चाहिए, जो हम पहले पढ़ चुके। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो तीसरे लेक्चर में आपका रेखीय आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो ये q अपॉन में a आपका क्या होता है, तो q अपॉन में a को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते, और ये आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका सतह आवेश वितरण। तो E इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका q अपॉन में a की जगह आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। ये आ गया आपका एक समान आवेश अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जो आपका होगा वो कितना होगा, तो E बराबर होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, और q अपॉन में a की जगह हमने क्या रख दिया, सिग्मा। तो ये इसकी क्या थी, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन, यानी इसका क्या था, दूसरा अनुप्रयोग। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेकर के चलते, तो नेक्स्ट है हमारा तीसरा। एक्चुअल में ये तीसरा कुछ नया नहीं है, ये दूसरे ही है, उसी को थोड़ा सा आगे लिखा है। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, आवेश की दो अनंत समांतर समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ये पहली है फर्स्ट, इसके कारण आपका कितना बन रहा है, तो फर्स्ट के कारण इसको हम a मान रहे हैं, तो इसका रेख जो आपका आवेश वितरण है वो सिग्मा a हो जाएगा। दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा b। अब इसको तीन अलग अलग केस होंगे, कहाँ कहाँ, एक पहले बिंदु पर, मतलब इसके भी लेफ्ट साइड में, इसके भी, फिर दूसरे पर, तो पहले वाले के राइट साइड में, दूसरे के लेफ्ट में, ये तीसरे पर। तो जब मैं दो सतह लेता हूं ऐसी, तो इसके टोटल कितने केस बनते, तीन। एक यहाँ पर आपका होगा, एक इन दोनों के बीच में, और एक फिर ये तीसरे दूसरे के पीछे। तो इसके जैसे दो सतह रखता हूं, तो एक ये जगह हो जाएगी, एक ये, तो ये तीन अलग अलग क्या हो जाएंगे, क्षेत्र हो जाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट क्षेत्र में रखेंगे, तो इससे पहले हमने पढ़ा दो टाइप का होता है, एक हमारा जो ये हमारा फ्लक्स होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो इस तरफ हम मान लेते हैं कि इस तरफ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो जो हमारा फाई ई होगा वो कितना आ जाएगा फर्स्ट पर, तो फाई ई 1 बोल देते। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा, तो सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि सतह के कारण यही होता है। फिर ये दूसरी सतह के कारण क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। इसमें से माइनस अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये हो जाएगा हमारा पहले जो सीट में, इसमें आप ये फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, आवेश दो अनंत समांतर समतल सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 पर कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। अब मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, तो केस जो हमारा सेकंड है उसमें कहाँ है, इसमें इन दोनों के बीच में। तो सिग्मा ए के तो दूसरी तरफ चला गया, तो इधर क्या आएगा प्लस, सिग्मा बी के अभी उधर ही है, तो क्या आएगा माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई 2 बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, और ये माइनस का ही आएगा, क्योंकि अभी भी इसके क्या है, ऋणात्मक तरफ ही है। जैसे एक तरफ क्या है, इधर आप लोगे इसका धनात्मक, तो इस तरफ क्या लोगे, ऋणात्मक। तो पहले के तो ये राइट साइड में पहुंच गया, पर दूसरे के अभी कैसा है, लेफ्ट में। तो इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से हम लोग 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले रहे हैं, तो ये बचेगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। फिर तीसरा और लास्ट केस क्या है, तो ये लास्ट वाला तीसरा है, हम दोनों के कहाँ ले रहे हैं, राइट साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 के लिए देखो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों जब राइट साइड में जाएंगे, तो जो हमारा फ्लक्स ई फाई ई है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि दोनों सिग्मा ए सिग्मा बी कैसे हो जाएंगे, प्लस के। जब फर्स्ट पे होगा तो दोनों की लेफ्ट साइड में है, तो दोनों माइनस के। सेकंड पे जाएगा तो ए प्लस का हो जाएगा, बी माइनस का, और थर्ड पे जाएगा तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के। ये इसकी क्या थी, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग 3 था। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है चौथा, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा कैसा होगा,
तो इसके लिए जब हम लोग करेंगे तो हमारा क्या है, ये तो पूरा एक ही गोल है, तो सरफेस भी, सतह भी इसकी कितनी है, एक है। तो एक साथ ही हम इसका क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल देंगे। तो फाई ई जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, तो फाई ई बराबर होता है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना है, 0, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई डॉट डेल एस और ये सरफेस इंटीग्रेशन और ये कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो। डेल एस जैसे ही हम कर्व के लिए करते तो कितना आता, 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, जब हम किसके लिए करते, गोले के लिए करते, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1। और गॉस थ्योरम से क्या आएगा सॉरी, तो गॉस प्रमेय से हमारा क्या होगा, तो गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण 2। और पहले और दूसरे समीकरण को अगर मैं मिक्स करूंगा तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो ये जैसे मैं इसको करूंगा तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 या फिर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्या आएगा, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आ गया ई किसके लिए, गोले के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, तो ये इसके चारों एप्लीकेशन हो गए ई निकालने के लिए कि ई आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। जैसे अभी हम जानते हैं कि ई हम निकालते थे पहले किससे, कूलाम्स लॉ से, तो वो केवल बिंदु आवेश के लिए होती थी। अब हमने अनंत लंबाई के लिए भी कर लिया, फिर उसके बाद में एक समान आवेश अनंत समतल के लिए कर लिया और ये फिर हो गया हमारा किसी भी कर्व के लिए। अब कर्व के अलावा अगर जैसे हमारा कोई भी 3D शेप होगा तो वो भी हम लेकर के कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, तो ये हमारा क्या है, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, F इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमें निकालना है। पर जब ये निकालते हैं तो ये किसके लिए होता है, ये गॉसियन सरफेस जो इसमें होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। तो उसके लिए हम करेंगे तो हमारा फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो गॉसियन सरफेस से फाई इक्वल टू आ जाएगा फ्लक्स ई डॉट डेल एस कॉस थीटा। थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, तो अभी जैसे ऊपर ही हम कर करके आ रहे हैं स्फेरिकल के लिए, तो ये तो इसके लंबवत हो जाता है। तो जैसा आपने ऊपर का किया सेम वैसे ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एस और ई बाहर आ जाएगा, डेल एस आपका पूरे के लिए हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फाई ई, ये हो गया समीकरण 1। फिर गॉस प्रमेय से जैसा आपने ऊपर किया ना वैसे ही आएगा। तो गॉस प्रमेय के लिए क्या होगा, तो गॉस प्रमेय के लिए फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मिलाएंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जैसे इन दोनों को हम साथ में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। यानी ई बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे ई आया तो एफ तो हम निकाल लेंगे, तो हम जानते हैं ई इक्वल टू हमारा क्या होता था, तो ई बराबर होता था एफ अपॉन में क्यू 0। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ई मल्टीप्लाई क्यू 0। जैसे ई की वैल्यू यहां से हम रखेंगे इसमें, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया ई और क्यू 0 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और क्यू 0। ये अगर आप अलग अलग चार्ज ले रहे हो तो Q1 Q2 हो जाता, और अगर Q0 ले रहे हो तो वो भी। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की क्या होगी, व्युत्पत्ति होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, कूलाम्स लॉ आ गया। F इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट मतलब डे 6 या फिर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट था। अब इसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे। तो ये हमारा क्या था, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति थी। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो ये हम लोगों ने जनरेट कर लिया कूलाम्स लॉ से, मतलब ये निकाल लिया, तो ये सारे जो आपको पीडीएफ वगैरह है या फिर ये नोट्स या फिर इसकी सीरीज या वीडियोस वगैरह, वीडियो तो सारी आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगी ये सारी, पर इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है वो और मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी गूगल अकाउंट ओपन करना है। आप क्या करोगे,
कहीं भी जाकर के गूगल के ऊपर कोई सा भी मतलब या गूगल या कोई सा भी ब्राउजर ओपन करोगे, जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस। क्या लिखोगे आप? बलास्ट कोचिंग क्लासेस। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, BALLAST बलास्ट और कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो तो जो ये पहला पेज आपको मिलता है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 12th क्लास के सारे कोर्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। आप हिंदी मीडियम का भौतिक विज्ञान देख रहे हो तो यहाँ पे 12वीं भौतिक विज्ञान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 12वीं भौतिक विज्ञान 2023-24 का कोर्स ओपन हो जाएगा। इसके बोर्ड परीक्षा JEE और नीट के नोट्स में आपको क्लिक करना है। और अभी आपका पहला ही चैप्टर है तो यहाँ पे केवल फर्स्ट चैप्टर शो हो रहा, बाद में आपके और भी होने लगेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या है, सारी PDF मिल जाएंगी एक एक करके। तो ये जैसे आपकी PDF थोड़ा सा टाइम लेती है ओपन होने में, तो ये आपकी ओपन होगी, ये आपके फर्स्ट लेक्चर की है, ठीक है। इसको आप स्क्रॉल कराओगे तो ये जैसे ही फुली ओपन हो जाएगी तो यहाँ से पूरी क्या है आपको दिखने लग जाएगी, ठीक। और नीचे आओगे तो ये डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, ये डे 4, 5 और ये लास्ट जो आपका डे 6 है उसकी यहाँ पे क्या है, ये PDF है। तो सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इस एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके बड़े उसमें खुलेगी, जो आपके ड्राइव में खुल जाएगी, और ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी क्या है, ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे, ये इस तरह से ओपन हो जाएगी, पूरी PDF खुल जाएगी। इसमें 9 पेज है आपके, तो एक एक करके ये इस तरह से आपके पेज खुलते जाएंगे, तो आप इसमें से लिख सकते हो। बाकी का जो डेरिवेशन है वो आपको क्या करना है, वीडियो में से ही लिखना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 2nd चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है और कमेंट और लाइक ज़रूर करना है।